नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। किसी भी देश के आर्थिक हालात को सही करने के लिए यह जरूरी है कि जो वर्ष बीत गया उसमें आर्थिक स्थिति कैसी रही उसकी समीक्षा की जाए। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि जो आने वाले वर्ष हैं उसमें आर्थिक हालात कैसे हो सकते हैं इसकी भी समीक्षा हो। यही कार्य जब किया जाता है तो इसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में यह कार्य 1950-51 से प्रारंभ हुआ है। जब आर्थिक सर्वेक्षण को शुरुआत में पेश किया जाता था तो उसे बजट के साथ ही पेश करते थे और यह सिलसिला 1964 तक चलता रहा। लेकिन 1964 के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव यह हुआ कि बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षण को लाया गया और यह परंपरा आज तक चल रही है। इसी परंपरा के अंतर्गत 31 जनवरी 2023 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को प्रस्तुत किया। तो इस वीडियो में हम जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2022-23 से संबंधित है और इस पर यह जो देख रही है कवर पेज है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर अगर जाते हैं और यह देखते हैं कि उसमें क्या क्या आर्थिक हालात के संदर्भ में लिखे गए हैं, उससे पहले अगर हम इस कवर पेज पे गौर करें तो हम यह देख रहे हैं कि कवर पेज में जो प्रमुखता दी गई है वो प्रमुखता किसको दी गई है? वो दी गई है 2023 में दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 समिट को। यहां पर हमने इसको देखा। अब हम बात करते हैं कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में मीडियम टर्म की बात की गई है। यह बड़ा ही रोचक बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी आप पैंडेमिक के बाद अगर मीडियम टर्म ग्रोथ की बात करते हैं या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पैंडेमिक के 2 साल के बाद मतलब 2020 और 21 लगभग महामारी से संघर्ष करता हुआ पूरा का पूरा विश्व रहा और उसके बाद 23 में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बात हो रही है मीडियम टर्म की। वह इसलिए क्योंकि अब ऐसी पूरी संभावना है कि जो पैंडेमिक का रिस्पॉन्स है वह समाप्त हो चुका है और साथ ही साथ पैंडेमिक से जो नुकसान हुआ है आर्थिक क्रियाकलाप को वह उस नुकसान की भी भरपाई हो चुकी है। मतलब यह कि रिकवरी हो चुकी है और लंबे समय के बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि बैलेंस शीट बड़ी स्वस्थ स्थिति में है, हेल्दी स्थिति में है। वह किसके? बैंकिंग सेक्टर के, नॉन बैंकिंग सेक्टर के और कॉर्पोरेट सेक्टर के। और यही तो चाहिए किसी भी देश में आर्थिक हालात को बदलने के लिए। मतलब यह कि आर्थिक क्रियाकलाप को बदलने के लिए वह इस तरीके से कि अगर बैंकिंग सेक्टर की स्थिति सही है तो क्रेडिट फ्लो होगा, नॉन बैंकिंग सेक्टर की भी स्थिति अगर सही है तो वह जो क्रेडिट फ्लो होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर की स्थिति अगर अच्छी है तो वह इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है और यह बढ़ती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जॉब जनरेट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर कंटेंट क्या है। 4 मुख्य कंटेंट है। पहले कंटेंट की बात करते हैं। पहला कंटेंट यह कहता है कि जो आने वाला दशक है वह दशक काफी बेहतर होगा भारत के लिए आर्थिक मामलों के मामले। दूसरा कि जो हमारा अंतिम 8 साल है, मतलब हम बात करें 2014 से 22 के बीच में, वह जो रिफॉर्म है वह रिफॉर्म ही आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा करेगा। उसके बाद मीडियम टर्म ग्रोथ मैग्नेट्स की बात की गई है। मतलब यहां पर यह है कि आगे आने वाले दशकों की बात हो रही है। उसमें वैसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से कारक होंगे जो हमारे आर्थिक स्थिति को अच्छे करेंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? अमृतकाल की। अब यहां पर अगर हम देखें पहले कंटेंट की बात करें तो ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ गोइंग टू बी बेटर दिस डिकेड की। देखिए डिकेड पर अगर हम जाएं तो यहां पर यह बात हो रही है 21वीं सदी की जो शुरुआत हुई उस 21वीं सदी की शुरुआत के बाद हम वर्तमान में तीसरे दशक में हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि 2000 के बाद 2001 से 2010 यह पहला दशक हुआ। उसके बाद 2011 से 2020 यह दूसरा दशक है और 2021 से लेकर 2030 यह तीसरा दशक है। हम 2023 में हैं, मतलब हम तीसरे दशक में हैं। और यहां पर यह क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा दशक है वह काफी बेहतर है। वो क्यों कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अगर हम सूत्र की बात करें, अगर हम उसकी थीम की बात करें तो वह थीम है 8 + 8 + 25। आखिर ये क्या है उसको देखिए। अगर हम पहले 8 की बात करते हैं तो वह है
2014 से 2022 की वह अवधि, वो पूरी तरीके से 8 है। उसके बाद देखिए, अगर हम अगले 8 की बात करते हैं तो वह है अभी से लेकर 2030 के बीच की अवधि, वह एक अगला 8 है। और उसके बाद अगर हम 25 की बात करते हैं तो हमें यह पता है कि अमृत महोत्सव के बाद 2022 से लेकर 2047 तक की जो अवधि है, 25 वर्ष की जो अवधि है, वह अमृतकाल की अवधि है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है वह थीम ही है 8+8+25। मतलब यहां पर यह है कि पिछले 3 दशक, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पिछले 3 दशकों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पर यह है कि 1991 से 2000, 2001 से 2010 और 2011 से 2020, ये पिछले 3 अवधि में जो आर्थिक क्रियाकलाप हुए हैं और जो आर्थिक परिणाम हुए हैं, वही आर्थिक परिणाम हमें नजर आएंगे 2021 से 2020 की अवधि में। और फिर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य है 2047 तक, मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करना जो भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में रखेगा। चलिए अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि आखिर वो 3 दशकों की क्या कहानी है। जरा आप गौर कीजिए इस ग्राफ पे। ग्राफ क्या शो कर रहा है वो देखिए। 1990 से अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जीडीपी के अनुपात में क्रेडिट, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यह नीचे की ओर है, मतलब इसमें हम नकारात्मकता देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की दशक में देखें, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2001 से 2021 के बीच में हम क्या देख रहे हैं, क्रेडिट और जीडीपी रेशियो हम यहां पॉजिटिव देख रहे हैं और ये यहां पर पीक पर है। ठीक है, और फिर हम आगे क्या देख रहे हैं कि 2013 के बाद 2021 की अगर हम अवधि की बात करें तो वहां पर हमें यह नजर आ रहा है कि क्रेडिट और जीडीपी रेशियो यहां पर नकारात्मक हो रहा है। अगर आप इस चित्र को गौर से देखते हो तो गौर से अगर हम देख रहे हैं तो हम यहां पर क्या पा रहे हैं कि हमें एक साइकिल दिख रही है, हमें एक साइकिल दिख रही है। और ये क्या साइकिल है? ये किसी भी इकोनॉमी में एक बिजनेस साइकिल होता है, एक आर्थिक चक्र होता है। मतलब ये कि हर एक इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि एक बूम फेज होता है, एक बूम फेज होता है, फिर उसके बाद फिर एक फेज होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो नीचे की ओर आर्थिक क्रियाकलाप नीचे की ओर आते हैं, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन की स्थिति नहीं आती है और फिर रिकवरी की फेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक यही हालात तो दिख रहे हैं। मतलब यहां पर यह कहना है कि अगर 2014 से 2022 के बीच में अगर हमें आर्थिक वृद्धि दर धीमी दिख रही है, अगर हमें आर्थिक क्रियाकलाप धीमे दिख रहे हैं, तो वह सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों का नकारात्मक परिणाम नहीं है, बल्कि जो आर्थिक क्रियाकलाप का जो चक्र है उस चक्र का परिणाम है। मतलब यहां पर यह है कि इससे पहले के दशक 2013 से 2021 के दशक में हम देख रहे हैं कि एक बूम फेज है। उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप में थोड़ी सी मंदी दिखने को मिल रही है और फिर ये रिकवरी के फेज में हमें 2021 में दिख रहे हैं। जरा यहां देखिए, बैंक क्रेडिट टू नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, यहां भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2000 के बाद से आप यहां पर अगर देखते हो तो 90 से लेकर 2000 इस बीच में हमें क्या दिख रहा है कि 25 से 30 के बीच में है। लेकिन जैसे ही हम 2000 के बाद देखते हैं तो इसमें हम शार्प, मतलब इसमें हम तेजी देखते हैं और ये 55 पर पहुंच जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 2014 के बाद उसमें हम देख रहे हैं गिरावट दर्ज की गई है और फिर हम आगे बैंक क्रेडिट जो देख रहे हैं वो स्थिति इसमें सकारात्मक के रूप में दिख रही है। क्या वाकई में पिछले दशक की तुलना में अब आने वाले जो दशक है उसमें सकारात्मक परिणाम दिखने को मिल सकते हैं, मतलब आर्थिक तेजी दिख सकती है? बेशक दिख सकती है। जरा यहां पर ग्राफ को देखिए आप। ये जो पहला ग्राफ है वह है डिक्लाइनिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो, और दूसरे ग्राफ में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, मतलब बैंकिंग सेक्टर में। मोटे तौर पर हम अगर एनपीए की बात करें तो एनपीए का मतलब यहां पर यह होता है कि बैंक के द्वारा दिया गया अगर कोई क्रेडिट है तो वह क्रेडिट 90 दिनों की अवधि तक ना तो उसका मूलधन वापस आता है ना ही उसका ब्याज वापस आता है। आप जरा देखिए क्या स्थिति है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम देखें तो एनपीए का अनुपात लगातार गिर रहा है, यह एक सकारात्मक भाव है। फिर उसका प्राइवेट बैंक्स में देखें तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी गिरावट आ रही है। फिर अगर आप फॉरेन बैंक्स में देखें तो इसमें भी बढ़ोतरी हमें दिखने को मिल रही है, लेकिन वो नॉमिनल है, नाम मात्र है। और फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की हम बात करें तो उसमें भी
ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो कम हो रहा है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा है, बैंक के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक की स्थिति इससे ज्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो मार्केट में क्रेडिट का फ्लो दिखेगा। ठीक, उसके अलावा प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो प्रोविजनिंग एक ऐसा प्रोविजन है, मतलब एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत बैंक का जो बैड एसेट्स होता है या एनपीए होता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत वह अपने पास रखता है। देखिए यहां पर क्या हम देख रहे हैं, हम यहां पर यह देख रहे हैं कि लगातार बैंक की जो प्रोविजनिंग है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स हो या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो। तो यहां जो बात यह हो रही है कि पिछले दशक की तुलना में या पिछले जो 8 साल हैं 2014 से 2022 के बाद जो आने वाले जो दशक है या जो आने वाला 8 साल है, उसमें हालात हमारे बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? हालात हमारे बेहतर होंगे, जो वाकई हमें दिख रहा है। उसी तरीके से यहां पर देखिए कि ग्रोथ इन बैंकिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड पर्सनल सेक्टर, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यह देखने को मिल रहा है कि यहां भी ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वह पॉजिटिव हमें दिख रहा है। आगे यहां पर देखिए, जिस चीज की अभी हमने बात की, किसकी? कि 1990 से लेकर 2000, 2001 से लेकर 2010, 2011 से लेकर 2020 और आगे आने वाली अवधि, यह पुनरावृत्ति होगी, मतलब यह प्रवृत्ति दोहराई जाएगी। क्यों? उसकी बात देखिए। 1998 से लेकर 2002 के बीच में अगर हम देखें तो क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ झटके सहने पड़े, कुछ शॉक्स लगे। क्या लगे वो देखिए। पहला कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी 1998 में, उसके बाद भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक, उसके बाद हम यहां पर यह देखते हैं कि 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जरूर अपनाया था, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने के बाद हर एक क्षेत्र में हमने सुधार किया, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर भी था। और बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि बैंकों के एनपीए चिंताजनक स्थिति तक बने हुए थे। तो वहां भी हम क्या देख रहे हैं कि चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उनके भी बैलेंस शीट्स पॉजिटिव नहीं थे। उसके बाद उसी दशक में 2 लगातार सूखे पड़े थे, और फिर 2K, क्योंकि 21वीं सदी शुरुआत हो रही थी, 2000 साल, तो टेक्नोलॉजिकली बूम नहीं था, वो एक बस्ट फेज था। और उसके बाद 9/11 और यूएस रिसेशन, इन सब का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया था। तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था ने उन मुश्किलों का अगर सामना किया था, तो फिर क्या उपाय अपनाए गए थे कि नहीं उपाय अपनाए गए थे? बेशक उपाय अपनाए गए थे। क्या? स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, संरचनात्मक रूप से आर्थिक सुधार किए गए थे। वो कौन कौन से आर्थिक सुधार थे? पहला ये कि इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया था, मतलब बाजार के आधार पर बैंकों को ब्याज दर रखने के लिए कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया गया। एसेट्स रिकवरी फॉर बैंक्स, मतलब एनपीए के निपटान के लिए एसेट रिकवरी जैसी चीजें सामने लाई गई, या अवधारणा सामने लाई गई, सरफासी एक्ट जैसी चीजें सामने लाई गई। और फिर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई। सरकार के राजकोषीय हालात संतुलित रहे, इसके लिए 2000 में FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000 में संसद में पहली बार लाया गया। ठीक है कि 2003 में वह पारित हुआ, 2004 में वह लागू हुआ। और टेलीकॉम, मतलब जो डिजिटलाइजेशन हम आज देख रहे हैं, उसकी नींव इस दशक में पड़ी थी टेलीकॉम रिफॉर्म्स के द्वारा, और ट्राई जैसी संस्थाएं आई थी, ऑथोरिटी आई थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 2003 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखा गया, और एक ऐसे हालात देखे गए जिसमें कि बैंक ऋण देने की स्थिति में थे और कॉर्पोरेट सेक्टर ऋण लेने की स्थिति में थे, क्योंकि वो निवेश करना चाहते थे और उनको भारतीय बाजार में उस निवेश से रिटर्न मिलने के पूरे आस दिख रहे थे। ये हमने कब की कहानी सुनाई? ये सुनाई है 1991 से 2000 के बीच की अवधि में। ठीक है, और उसके परिणाम हमने क्या देखे? 2001 से 2010 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी देखी। चलिए ठीक वही कंपैरिजन करते हैं 2014 से 2022 की, जो बार बार ये बात कही जा रही है, क्या कि बूम और बस्ट, बूम और बस्ट। यहां हमने क्या देखा? ये बस्ट फेज था। फिर आगे हमने क्या देखा? बूम फेज। यहां हम क्या देख रहे हैं कि बस्ट फेज है। देखिए 2014 से 2022 की अवधि की हम बात करते हैं। यहां भी हम क्या देख रहे हैं? हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो बैंक्स हैं उनके बैलेंस शीट्स पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, मतलब एनपीए बढ़ रहा है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी भी स्थिति, उसके भी हालात सही नहीं है, क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है और वो भी बैंक के ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं है, जिसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जैसे शब्द दिए गए हैं।
उसके अलावा इस पूरे विश्व ने किसको झेला? कोरोना को झेला, मतलब पैंडेमिक को देखा। और उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो कमोडिटी है, जो वस्तुएं हैं, उसके मूल्य बढ़ रहे हैं। और फिर मुद्रास्फीति बढ़ी। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या किया गया? लगभग जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं उनके द्वारा कठोर मौद्रिक नीति लाई गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन अवधि में क्या किया गया? सुधार किए गए, रिफॉर्म्स किए गए। वो रिफॉर्म्स क्या है? वो रिफॉर्म्स है आधार, वो रिफॉर्म्स है जीएसटी, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो है प्राइवेटाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्या हम फिर उसी अवधि में आ रहे हैं? बेशक हम उसी अवधि में आ रहे हैं। यहां पर जहां हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी सी मंद दिखी, अब आने वाले दशक में 2022 के बाद हम यहां पर क्या देखेंगे कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें दिखेगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ हमें दिखेगा, इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल रूप में दिखेगा, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। देखते हैं रिफॉर्म्स ऑफ लास्ट 8 ईयर्स। मतलब यहां पर यह है कि पिछले 8 सालों में कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए हैं। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन, समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना और उन वित्तीय सेवाओं में उनको शामिल करना। बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, मतलब वे कि वैसे बैंक जो लगातार घाटे में चल रहे थे, जिनके लगातार एनपीए बढ़ रहे थे, उन बैंकों के एनपीए को बढ़ने से रोकना, अगर वो भी ना हो तो बैंक को मर्ज करना, उनका निजीकरण करना, ये सारी चीजें। डिजिटल पब्लिक गुड्स, इसका मतलब यहाँ पर यूपीआई है, डिजिटल इंडिया मिशन, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए गए। हेल्दी इंडिया, मतलब स्वस्थ भारत के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग में देखो क्या है यहाँ पर कि लोगों का जीवन सहज हो और मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया? पीएम आवास योजना, अमृत स्कीम, जल जीवन मिशन, सौभाग्य, पीएम उज्ज्वला। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या किया गया? तो भारतमाला, सागरमाला, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उड़ान। इन्वेस्टमेंट में आप देख लें, इन्वेस्टमेंट में ये सारी स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। फिर ट्रांसपेरेंट टैक्सेस, ट्रांसपेरेंट टैक्सेस का मतलब यहां पर यह है कि जो भारत में टैक्सेस की प्रणाली है या टैक्सेशन जो है, टैक्स की जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता रहे, इसके लिए जीएसटीआई, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल लाया गया और फेसलेस असेसमेंट किया गया है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए मतलब व्यवसाय करने के लिए एक अनुकूल माहौल हो, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, रेरा एक्ट मतलब रियल एस्टेट से संबंधित एक्ट जिसकी हम आगे बात करेंगे। फिर कंपनीज एक्ट में भी संशोधन किए गए और कई जो श्रम अधिनियम थे उन श्रम अधिनियम को आपस में मिलाकर एक श्रम संहिता को लाया गया ताकि हमारे यहाँ पर व्यवसाय का अनुकूल माहौल हो। मतलब यहाँ कहने का यह है कि एक ऐसा माहौल हो जो ना केवल निवेशकों के लिए हो बल्कि श्रमिकों के लिए भी हो, दोनों के लिए अनुकूल माहौल हो। और फिर फार्मर्स वेलफेयर, इसका मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो सरकार ने वादा किया था कि उनके जितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना उनको दिया जाएगा। फिर पीएम किसान को लाया गया, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए, मतलब किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका मार्केट एक्सेस बढ़े, इसके लिए ई-नैम लाया गया और फूड पार्क को जैसे योजनाओं को चलाया गया और फूड पार्क को सरकार स्टैब्लिश कर रही है, सेटअप कर रही है। तो इस तरह अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में यह बात कही गई कि आने वाले दशक में भारत के आर्थिक हालात अच्छे होंगे, तो उसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। वो प्रमाण हमारे पास क्या मौजूद है उसकी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली कि इकोनॉमी में एक साइकिल होता है और अगर उस साइकिल की हम बात करें तो हम अभी इस साइकिल के फेज में हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ जो इकोनॉमी में हमें बूम देखने को मिला है 2000 के बाद से लेकर 2010 की अवधि में मोटे तौर पर वह इसलिए मिला है क्योंकि एक इस स्थिति में मतलब ये कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में जो भारत में आर्थिक क्रियाकलाप में मंदी आई थी, तो यहाँ पर जो रिफॉर्म लिया गया था उसके कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि अर्थव्यवस्था में उछाल आया। और फिर हम आगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो ये हमें मंदी दिख रही है या आर्थिक क्रियाकलाप में जो तेजी नहीं दिख रही है, तो यहाँ जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं वो रिफॉर्म्स का परिणाम वो हमें कहाँ दिखेगा? वो दिखेगा अब हमें आगे आने वाले इस दशक में। तो यहाँ पर ये बात हो गई। और 8 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर्स रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है वो लास्ट 8 ईयर्स रिफॉर्म्स यहाँ पर है जिसके परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म ग्रोथ मैग्नेट की। तो जरा आप इस पे बात करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ का और एक कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का। जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की,
इसका मतलब है कि हम अपने आप को टोटली कंसंट्रेट कर कर रख रहे हैं कहाँ पर, ग्रोथ मॉडल पे, जिसमें कि हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है। लेकिन आज इस 21वीं सदी में आर्थिक क्रियाकलाप का जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, वह विकास की अवधारणा को बना के रखना है। विकास की अवधारणा को बनाए रखने का मतलब यहाँ पर यह है, उसको अपनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी आ रही है उसकी पहुंच वास्तविक रूप में आम व्यक्ति तक हो। वह कैसे संभव है? वह वैसे संभव है कि यह देखा जाएगा कि देश का अंतिम व्यक्ति जो है, क्या उसके पास शिक्षा की पहुंच है या नहीं है, क्या उसका जीवन स्तर अच्छा है या नहीं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य तक उसकी पहुंच है या नहीं, उसके पास परिवहन के साधन है कि नहीं, उसके पास रहने के मकान है या नहीं है, और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच है कि नहीं। इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? ईज ऑफ लिविंग। मतलब यहां पर यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ क्या जरूरी है? ईज ऑफ लिविंग। इसीलिए एक बात यह कही जाती है कि सबका साथ सबका विकास। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो इसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने कहां कहां अपना ध्यान केंद्रित किया है वो देखिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ फर्स्ट, सेकंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, दूसरा पब्लिक गुड्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीसरा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब निजी क्षेत्र के भागीदारी की बात हो रही है, और एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब अर्थव्यवस्था में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से आगे बढ़कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाना। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की। क्या हालात रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ की? आंकड़े यह बता रहे हैं कि अगर हम 2016 से आगे बढ़ते हुए अगर 2020-21 तक हम चलें तो हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में तेजी आई है, और वह कितना है? 9.3%। कितना? 9.3। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी लाने के लिए बेहतर अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, बेहतर मशीनरी, बेहतर टूल्स, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ नेट इन्वेंट्री में भी तेजी आ रही है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? वाकई में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके प्रमाण है। प्रमाण ये है कि आखिर वो कौन कौन से यंत्र हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखा जा रहा है। पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो साफ आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि उपज के बाद किसानों को यह फंड मदद करता है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, मतलब इसमें क्या है कि किसान की जो उपज है उसकी मार्केट तक पहुंच को बढ़ाना, मार्केट एक्सेस बढ़ाना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किसान अपना एक संगठन बनाते हैं और संगठित होकर उत्पादन करते हैं। इससे सामूहिक रूप से किसानों को लाभ मिलता है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका मतलब है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। फिर पीएम फसल बीमा योजना, जो कि फसल की बीमा से संबंधित है, और फिर पीएम किसान जैसी योजनाएं जो किसानों को सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल नीड देती ताकि किसानों की आय की अपनी एक बेहतर स्थिति हो। तो इन सारे कारकों ने मिलकर क्या किया है कि एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर जीसीएफ मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में तेजी लाया है, जो है 9.3। नेक्स्ट देखें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल, वो क्या है उसको देखें। इसमें बात ये हो रही है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मतलब जो रेगुलेशन है उसको संचालित करने वाली जो रेगुलेटरी है, जो संस्थाएं है, उसको क्या किया गया है, उसको आसान किया गया है। कैसे देखें? पहला यहां पर यह है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक है, उनके सेंटिमेंट्स में सुधार करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब आईबीसी। अब आईबीसी के अंतर्गत क्या प्रावधान है वो देखिए कि बैंक ने अगर किसी को ऋण दिया है, किसी व्यक्ति को ऋण दिया है, और वह व्यक्ति बैंक को ऋण वापस करने में असमर्थ है, और वह व्यक्ति अगर एक उद्यमी है, तो आईबीसी यह कहता है कि बैंक को उस ऋण को लेने के लिए तुरंत कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत एक मध्यस्थ आएगा जो बैंक और उस ऋण प्राप्तकर्ता के बीच में मध्यस्थता करेगा। मतलब ये कि मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि कोर्ट से बाहर ही उसका निपटान हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है वह निवेशक के मन में निवेश करने की इच्छा को बढ़ाता है। ठीक, दूसरी चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब क्या है? उसमें एक एग्जांपल दिया इन्होंने रेरा का। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें देखिए क्या है रेरा के अंतर्गत
रेरा में ये है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो डेवलपर्स होते हैं और जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो मकान खरीदने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में जो विश्वास होता है उस विश्वास को स्थापित करना रेरा का काम है। कहा यह जा रहा है कि रेरा के आने के बाद रियल एस्टेट में ब्लैक मनी जो है उसका इन्फ्यूजन काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी घट गया है। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस। अब ये इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर ये बात कही जा रही है प्रभावी शासन के रूप में कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, मतलब आर्थिक जो अपराध होते हैं, उस आर्थिक अपराध को फौजदारी से हटाकर इन्होंने क्या किया है, दीवानी कर दिया है। मतलब ये कि जेल जाने की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे जुर्माने की बात हो रही है। इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, साथ ही साथ जन विश्वास बिल 2022 को लाया गया। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, कई इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, आर्थिक संबंधी अपराध को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब यहां पर उसको क्रिमिनल या फौजदारी मामलों के अंतर्गत नहीं रखा गया। आगे देखिए कि ये आंकड़े जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे हमारे सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उस व्यय की कैसे क्वालिटी सुधर गई है, वो देखिए कैसे। ये 5 साल की अवधि है, 2018 से 2023। 2018 से 2023 की इस अवधि में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में 12% से वृद्धि होकर कितना हो रहा है, 19%। मतलब कितने का ग्रोथ देख रहे हैं हम, 7% का। वही हम आगे क्या देख रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं। कितना, 89% से घटकर 81%। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 8% की गिरावट देख रहे हैं। ये जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर कुल खर्च में, सरकार के कुल खर्च में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुपात बढ़ता है तो इसका मतलब यहां पर यह है कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जा रहे हैं उस ऋण का उपयोग कैपिटल फॉर्मेशन में किया जा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहां पर कि सरकार आज उसमें जितने निवेश कर रही है, आगे आने वाले वर्षों में सरकार को उससे रिटर्न मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर देखिए वह यह है कि हर एक देश की सरकार पर ऋण का एक भार होता है। इस ऋण के भार को हम जीडीपी के साथ अनुपात के रूप में उसका कैलकुलेशन करते हैं। 2005 से 2021 मतलब इस 16 वर्ष की अगर हम बात करें तो इस 16 वर्ष में भारत सरकार के अगर हम डेट टू जीडीपी मतलब ऋण और जीडीपी अनुपात की बात करें तो वह 81% से बढ़कर कितना हुआ, 84% हुआ है। जबकि दूसरे अगर हम देशों की बात करें, जापान की बात करें तो 174 से बढ़कर 262, यूएस की बात करें 66 से बढ़कर 128। जबकि भारत की अगर बात करें तो इन 15 वर्षों में डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़कर कितना हुआ, 81 से 84% हुआ है। और भारत के अगल बगल जैसे देश कौन से हैं, जर्मनी और इंडोनेशिया। इसका मतलब यहां पर यह है कि भारत पर बेशक ऋण का भार बढ़ा है, लेकिन वह उतनी चिंताजनक स्थिति में नहीं है जितनी चिंताजनक स्थिति जापान और यूएस जैसे विकसित देशों की है। और दूसरी तरफ यहां पे कि भारत सरकार जो ऋण ले रही है उसमें यह जरूर प्रयास कर रही है कि उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्या हो, धीरे धीरे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका अनुपात कम हो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए जो पब्लिक गुड्स हैं, सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं, उसमें इंप्रूवमेंट। यहां देखिए सबसे पहली बात यहां पर यह है कि अर्थव्यवस्था की जो क्षमता है वह ज्यादा हो, अच्छी हो, बेहतर हो। उसके लिए यह जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, अवसंरचना को मजबूत किया जाए। क्या वाकई सरकार ने इस दिशा में कार्य किया है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने इस दिशा में कार्य किया है। कैसे? अब यहां पर एक पैमाने के रूप में 2011 में जो भी डेवलपमेंट किए गए थे या जो भी काम होता उसको 100 मान लिया गया ताकि तुलना करने में आसानी हो। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हम 215 पर है 2020 में। आगे देखें कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट, अगर हम उसकी बात करें, बंदरगाहों पे जो कार्गो होते हैं उसको कितनी दक्षता के साथ हम हैंडल करते हैं, उसमें हम कहां पर हैं, 100 से बढ़ते हुए 180। मतलब यहां पर क्या हो रही है, ये 2011 है और ये जितने भी है 2020 है। फिर देखें रेलवे ट्रैक में हम 100 से 114 पर आए और नेशनल हाईवे में अगर हम बात करें तो हम 100 से कितने पर आए, 187। इसका मतलब है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी की एफिशिएंसी आगे बढ़े। इस दिशा में और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, मतलब ये कि कैसे इस दिशा में तेजी आ रही है, उसके देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण है। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है।
उसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अगर हम बात करें सड़क की, रेलवे की, पोर्ट की, एयरपोर्ट की, इसके सही 7 ऐसे इंजन्स लाए गए हैं जो अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए अत्यंत ही जरूरी है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी बहुत बड़ा योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। उसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका मतलब है यहां पर यह है कि सरकार के वैसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिसका यूज नहीं हो रहा था, वो अनयूज्ड था, लेकिन उसमें यह क्षमता थी कि वह सरकार को धन अर्जित करके या राजस्व अर्जित करके दे। तो सरकार के ऐसे जो भी एसेट्स थे, जो भी परिसंपत्तियां थी जिसमें राजस्व अर्जन करने की तो शक्ति थी लेकिन राजस्व अर्जन नहीं हो रहा था, तो उसको निजी क्षेत्र को लीज पर दिया गया। यहां पे ध्यान देना, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है, निजी क्षेत्र को उसने लीज पर दिया है। किसके थ्रू? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। इससे भी सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। पीएम गति शक्ति, देखिए पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं उन सारे मंत्रालयों को पीएम गति शक्ति एक प्लेटफॉर्म पे लाता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में इन विभिन्न मंत्रालयों के बीच में बेहतर समन्वय हो सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका मतलब यहां पर क्या है उसको सुनते हैं। अगर हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक किससे संबंधित होता है? लॉजिस्टिक संबंधित होता है सप्लाई से, ट्रांसपोर्टेशन से और डिलीवरी से। जी, अगर आपने किसी भी वस्तु का निर्माण किया है, उस वस्तु को आप सप्लाई करेंगे, उस ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और लोगों को वो देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहा जाता है कि भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 14% है और ये जो 14% है वह फाइनली एक उपभोक्ता के पास इस वस्तु की कीमत को क्या करता है? ज्यादा करता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या ऑटोमेटिक है कम हो जाएगी और अगर देश के अंदर ये हालात हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस वस्तु को खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होगी। मतलब ये कि ये एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये कहता है कि लॉजिस्टिक में जो 14% के आसपास, जीडीपी का 14% के आसपास जो कॉस्ट है उसको कम करके 10% से नीचे लाना है। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि लॉजिस्टिक पर लगने वाले खर्च में कमी आएगी। मतलब जो अंतिम उत्पाद होगा वह जब व्यक्ति तक पहुंचेगा उसके मूल्य में कमी आएगी, नंबर 1। और नंबर 2, यह पॉलिसी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। तो ये हमने देखा किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। उसके अलावा देखिए क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, उसके औपचारिकरण की बात हो रही है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वित्तीय समावेशन की बात हो रही है। तो उसमें यह बात कही जा रही है कि इनिशियल कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। इनिशियल रिफॉर्म्स देखिए क्या क्या है यहां पर। जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, भीम वगैरह जिससे हम की पेमेंट करते हैं डिजिटल। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर, आईटी इनेबल्ड सर्विस होती है। पीएम दिशा, मतलब है कि पीएम ग्रामीण दिशा एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको स्किल्ड किया जाता है कि ताकि वो भी कंप्यूटर, मोबाइल, टैब वगैरह ये सब चला सकें। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नेट की, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए, और इन सारी चीज़ें क्या है इनिशियल रिफॉर्म्स के रूप में सामने आती है। और फिर इसने क्या किया है कि न्यू एज रिफॉर्म्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया गया है जो यहां पर आप देख रहे हैं, चाहे वो फास्टैग हो, डिजिटल एसेट हो, कोविन हो वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें। मतलब यहां पर यह है कि यह संभव नहीं था अगर ये नहीं होता। तो मतलब यहां पर कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम किस स्टेज में जा रहे हैं? इनिशियल रिफॉर्म से हम क्या जा रहे हैं? न्यू एज रिफॉर्म्स की ओर जा रहे हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अगर जो हमारे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, जो भी हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, अगर हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिजिटलाइजेशन होता है तो आंकड़े ये बताते हैं कि जीडीपी में 60 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट ऐड हो सकता है। मतलब आपकी जीडीपी में 0.6% से 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है अगर हम अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करेंगे। और ये वाकई भारत के लिए जरूरी है क्योंकि आपने लक्ष्य रखा है, मतलब भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कहाँ? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना। उसके अलावा हम 25 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। वह संभव होगा तब जबकि हम अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? क्वालिटी ऑफ लाइफ की। क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर आप यहाँ पर देखें तो बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, हेल्थ केयर की,
फूड सिक्योरिटी की, सबके लिए घर की बात हो रही है, सबके लिए पेयजल की बात हो रही है, स्वच्छता की बात हो रही है। उसके बाद जीवन के मतलब आजीविका की सुरक्षा की बात हो रही है, स्कूल में टीचर्स की बात हो रही है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, स्वच्छ ईंधन की बात हो रही है खाना पकाने के लिए। उसके अलावा सभी मौसम में सड़क की सुविधा हो उसकी बात हो रही है, और स्किल डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। ये सारे के सारे डेटा ये बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उस कार्य से इतने लोगों को फायदा हुआ है या उसमें इतनी प्रगति देखी गई है। तो क्या हो रहा है? अभी हमने पीछे क्या देखा? हमने पीछे देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट। अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब यहां पर यह कि ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या इसके रिजल्ट आए हैं? अभी जो जितने भी कार्य किए उसके रिजल्ट आए? रिजल्ट देखिए, आप जरा गौर से देखिए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। देखिए क्या है कि 5.26 से कहां पर हम पहुंच गए? 7.57 लाख करोड़ रुपीस। इतना मतलब, इसका मतलब यहां पर यह है कि 2018-19 की तुलना में 2022-23 में सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा खर्च किए गए। मतलब ये अच्छा संकेत है। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर में देखते हैं क्या देख रहे हैं। 2018-19 की तुलना में 2022-23 में सरकार के द्वारा 2 गुना, लगभग हम क्या देख रहे हैं इसमें? 2 गुना खर्च किया गया। यह भी एक अच्छा संकेत है। और अदर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा खर्च में बढ़ोतरी की जा रही है। ये सारे के सारे क्या है? सोशल सेक्टर। फिर देखिए ये परिणाम दूसरी तरफ से क्या देखिए? ड्रॉप आउट्स के मामले में भी हम क्या देख रहे हैं? कमी देख रहे हैं। 2013-14 में ड्रॉप आउट कितना था प्राइमरी स्कूल में? 4.7%। ये घटकर कितना हो गया? 1.5%। उसके अलावा अगर हम टीचर स्टूडेंट रेशियो की हम बात करें तो 2012-13 में यह कितना था? 34 जो है स्टूडेंट उस पर एक टीचर। यह घटकर अब कितना हो गया है? 26.2। उसके अलावा सरकार के द्वारा पीएम श्री स्कूल चलाए गए हैं। 14,500 हाई स्कूल का चयन देश में जितने भी हाई स्कूल है उनसे किया जाएगा, और ये जो 14,500 हाई स्कूल होंगे उनको वेल इक्विप्ड किया जाएगा और वहां पर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वह स्किल्ड हो सके, वह ना केवल भारतीय श्रम बाजार में बल्कि वैश्विक श्रम बाजार में भी अपनी योग्यता के द्वारा भारत की धाक को दिखा सके। हेल्थ सेक्टर में चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, अगर इससे संबंधित जितने भी सरकार के द्वारा पहल लिए गए हैं, अगर उसके हम परिणामों की बात करें तो हम साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लाख जीवित जन्म पर अगर माताओं की मृत्यु के अनुपात की हम बात करें तो 2013 के 167 की तुलना में घटकर कितने पर आया है? 97 या 97 पे। वही आप दूसरी तरफ देखें कि 1000 जीवित जन्म पर अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो लेते हैं, मतलब शिशु मृत्यु दर लेते हैं, तो उसमें हम 2 की बात करते हैं। एक हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 वर्ष से भीतर की हम बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं शिशु के मृत्यु दर की। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर शिशु मृत्यु दर की हम बात करते हैं तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिली 39 से 28, मतलब ये कि स्थिति सुधरी है। और वहीं अगर हम बात अंडर 5 मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चों की बात करें तो उसमें हम क्या देख रहे हैं? 45 से घटकर ये कहाँ पर आया है? 32 पर आया है। इसका मतलब यहाँ भी स्थिति सुधरी है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, अगर हम इसकी बात करें पहले हम ये समझते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है। इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह व्यक्ति खुद से अपना इलाज कर रहा है, मतलब उसके खुद के पैसे लग रहे हैं। 2013-14 में हमारे देश की जो आबादी है, जितने लोगों ने इलाज कराया उसमें से 64%, लगभग ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3 लोग शामिल थे अपने इलाज के लिए खुद पैसे देने के लिए। जबकि यह आंकड़ा अगर हम देखें 2018-19 में तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कितना? 64% से गिरकर 48%। इसका क्या मतलब है? कुछ सोचने की बात है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जहां 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा दी जाती है, वहां पर अगर हम देख रहे हैं कि लगभग 2/3 आबादी खुद से ही अगर अपना इलाज कर रही है, तो फिर यहाँ पर ये बात दर्शाता है कि ऐसी बीमारियां जो असाध्य हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, खासकर कैंसर, ऐसी बीमारियां जिसमें कि इलाज में बहुत सारे खर्च पड़ते हैं, जिसमें कि हृदय संबंधी बीमारियां, हार्ट संबंधी बीमारियां आती है, तो उसमें गरीब तबका अगर उसकी चपेट में आता है
तो वह और भी गरीब हो जाता है, वह निर्धन हो जाता है। लेकिन यहाँ यह सकारात्मक है इसलिए क्योंकि यह संख्या घटी है 64% से 48%। क्यों? इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग मतलब बौनापन, अगर हम वो देखें तो उसमें भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2013-14 के 38.4% से संख्या गिरकर कितनी हुई 35.5%, मतलब गिरावट आई है। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब संस्थात्मक प्रसव की बात करें, मतलब अस्पतालों में अगर जन्म देने वाले महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसकी संख्या 2013-14 के 79% से बढ़कर 2018-19 में क्या हुई 89। ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रहा है कि 2014 से 22 तक की इस अवधि में सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने मौजूद हैं। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की, मतलब ये कि आर्थिक क्रियाकलाप में जो निजी क्षेत्र है उनकी भागीदारी कैसी है। देखिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन की, जो 2019 में किया गया। क्या ये गया कि सितंबर 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था उसको कम कर कितना कर दिया 22%। इसका मतलब यहां पर है कि 8% कम टैक्स देना पड़ेगा किसको? कॉर्पोरेट सेक्टर को। इसका मतलब कि 8% उसकी बचत होगी। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो अगर बचत है तो वो कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की, तो इसके अंतर भी निजी क्षेत्र को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। काफ़ी प्रोत्साहित करने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से सुनिए। ये बात कही जाती है कि भारत में एक कंप्लीट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा था, एक मैच्योर्ड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा था, वह मैच्योर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। चलिए, ये वाकई सही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह क्यों नहीं हो पाया। उसका कारण यहाँ पर यह बात बताई जाती है कि उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यहाँ पर यह है कि जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें वो उच्च गुणवत्ता नहीं रही, वहाँ पर वो स्केल नहीं रहा, वहाँ पर तकनीक नहीं रही, एक। और दूसरा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लैग किया है। इन दोनों कमियों को भारत सरकार अब दूर करने के प्रयास कर रही है, जो कि हमने पहले देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार नीतियां बना चुकी है और उस पर कार्यान्वयन कर रही है, उस पर कार्य कर रही है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी चीजें लाई, जिसमें कि यह बात कही जा रही है कि एक आधार वर्ष में जितने वैल्यू का प्रोडक्शन किया है, मान लीजिए अगर 100 रुपए वैल्यू का प्रोडक्शन किया है, ये एक आधार वर्ष है, तो आगे आने वाले वर्षों में इस आधार से जितने का आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मतलब 120 रुपए मूल्य का अगर आपने प्रोडक्शन किया है, मतलब ये कि 20 रुपए ज्यादा मूल्य का आपने प्रोडक्शन किया, तो सरकार इसका 1% प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देगी, मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव देगी। इसका मतलब ये है कि हर साल एक मैन्युफैक्चरर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा। क्या फ़ायदे हैं इसके? इसका लाभ ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा जॉब तो जनरेट होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वहाँ पर भारतीय कमोडिटीज़ या जो मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं उसकी पहुँच बढ़ेगी। फिर हम आगे अगर बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यह भी हमें पता है कि इसके अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भी सरकार जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आकर्षित कर रही है ताकि वो सरकार के जो एसेट्स हैं उसका उपयोग करे और सरकार का जो रेवेन्यू अर्निंग है वो बढ़े। और हमें यह पता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी वह लेकर आ रही है, उसको अंतिम रूप देने जा रही है, जिसमें प्रावधान यह है कि सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको 2 भाग में बांट देगी। एक सरकार क्या कहेगी, कोर सेक्टर की बात करेगी और एक गैर कोर सेक्टर की बात करेगी। इस न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार जो गैर कोर सेक्टर है उससे निकल जाएगी और अपनी उपस्थिति केवल कोर सेक्टर तक ही रखेगी। इसका मतलब है कि सरकार अपनी उपस्थिति ऊर्जा वाले क्षेत्र तक रखेगी, आयुध मतलब एम्युनिशन के क्षेत्र तक रखेगी, डिफेंस के क्षेत्र तक रखेगी। आगे देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ईज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर निवेशक आए, उसके लिए भी हमें ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर के लिए FDI को क्या कर दिया गया, 100% ऑटोमेटेड रूट कर दिया गया है।
उसके अलावा हम अगर यहाँ पर देखें जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के अनुसार यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है क्या इसका फायदा मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ईज किया है उसका फायदा हमें मिल रहा है, जो इस आंकड़े में दिखाया जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है अगर हम उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में ले तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारे यहाँ पर 5, 6, 7, 8 में जो 2.2 दिख रहा है वो हम आगे में हम क्या देख रहे हैं वो क्या हो रहा है 2.6 हो रहा है। मतलब ये कि हमारे यहाँ पर एफडीआई का फ्लो बढ़ रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब आप इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन करते हैं, नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, नंबर 2 और जब एफडीआई का आपके यहाँ पर फ्लो होता है, नंबर 3 तो क्या वाकई में रोजगार बढ़ते हैं। तो ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि वाकई में रोजगार बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो एक है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जुलाई सितंबर 2019 में ये जो यहाँ हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ये 44 के पास है। कौन सा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। परसेंट में कितना है? 44% के आसपास है। ठीक है, कोविड के फेज में हम इसमें गिरावट देख रहे हैं, फिर ये ऊपर जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल अभी की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम तेजी देख रहे हैं, जो ये बढ़ता चला जा रहा है 15 से 20 के बीच में। कब की बात है? जुलाई सितंबर की। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कोविड के फेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बेशक बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यह लगभग 6 या 7% के आसपास है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहा है। वहीं अगर हम फॉर्मलाइजेशन की बात करें, मतलब ये कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे संबंधित आंकड़े सरकार के पास हैं या नहीं है, तो उन आंकड़ों में भी हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े सरकार के पास आ रहे हैं। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके डेटा का पहुंचना। वहाँ भी ये बात देखी जा रही है कि उसमें भी पहले की तुलना में वह संख्या बढ़ी है। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ई श्रम पोर्टल जो सरकार के द्वारा लाया गया है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या कितनी है? 28.5 करोड़। इसका मतलब इतने लोगों की पहचान की गई। ये भी क्या है? यह भी ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको औपचारिकता मिल रही है, उनका फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये भी डेटा सरकार के पास जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल कैरियर सर्विस में भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 2.8 करोड़ जॉब सीकर्स और 6.8 लाख एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब नौकरी चाहने वाले और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो, मतलब जो काम देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की। जो हमने कंटेंट देखे थे उस कंटेंट में एनर्जी ट्रांजिशन की बात हुई थी, जो कंटेंट का अंतिम भाग था। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर जाना। मतलब ये कि जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी निर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि ना केवल हमारी निर्भरता ऊर्जा के मामले में बढ़े अपने ऊपर, मतलब हम आत्मनिर्भर बने, उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखे, और वो दिख भी रही है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट के चौथे टॉपिक की, और वह है एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पर यह है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर तरफ जाना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ऊर्जा के मामले में हम अपनी निर्भरता को बढ़ाएं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर। यह हमारे लिए जरूरी भी है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आज भी भारत की निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर ज़्यादा है, जो वैश्विक रणनीति के हिसाब से वह हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में हमारे लिए काफ़ी संतुलित स्थिति को बनाए रखने के लिए एक दबाव डालती है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर बात होती है कि जब भी हम बात करते हैं कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, या जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक होती है UNFCCC के अंतर्गत, और वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लक्ष्य रखे जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी यह जरूरी है कि हम अपनी निर्भरता रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर बढ़ाएं। अगर हम इस दिशा में भारत सरकार के प्रयास की हम बात करें तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भारत सरकार ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है किससे संदर्भित क्लाइमेट चेंज से संबंध में, और इसके अंतर्गत 8 मिशन रखे हैं। वहीं अगर हम बात करें COP27 के अंतर्गत जो भी वैश्विक स्तर पर लक्ष्य रखे गए हैं उसको प्राप्त करने में सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। फिर अगर हम बात करते हो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, तो सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा रहा है या सेटअप बनाई जा रही है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है, और उसके अलावा RBI के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है, जिसमें यह बात देखी गई है कि बाजार की ओर से उसके में
या उसमें निवेश करने के मामले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में उसमें काफ़ी सकारात्मकता दिखी। अब हम बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, मतलब ये कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित डेटा पहले ही देख लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इस मामले में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसमें तेजी आई है। बचता है दो क्षेत्र, एक इंडस्ट्री और दूसरा सर्विस सेक्टर। अगर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को माप करने के लिए जो मापक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े यह बताते हैं कि 2021 मतलब 2020-21 की तुलना में 2022-23 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मामले में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तेजी देख रहे हैं। मतलब ये कि वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ी है। फिर वहीं पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, इसके मामले अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2021 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब 2022-23 में भी इसमें तेजी दिख रही है। और यही हाल किस पर है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, विनिर्माण के मामले में है। वहीं अगर हम 10 ऐसे सेक्टर की बात करें जो लिस्टेड कंपनियां हैं और उन लिस्टेड कंपनियों के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उस परफॉर्मेंस को अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहली छमाही के साथ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की पहली छमाही की अगर तुलना करें तो हम लगभग सब में क्या देख रहे हैं कि सब में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं उस ग्राफ में यह बात देखी गई है कि अप्रैल 20 उसकी तुलना में अगर हम अगस्त 2022 की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भी हमें एक बूम देखने को मिल रहा है, एक तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि कोविड के बाद यह देखा गया था कि जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारी और ऐसे में इसमें जिसमें कि लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना था, उससे संबंधित जो व्यवसाय थे उसमें काफ़ी ठहराव आ गया था और वह व्यवसाय सर्विस से संबंधित होता है। जैसे हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इसको काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन हमारे सामने जो ग्राफ है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है उसकी क्या स्थिति रही। तो लगभग जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रीज हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे नॉन फूड क्रेडिट हो, हमें सब में तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर NBFCs की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो ऋण जो दिया जा रहा है उसमें भी पहले के कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं हम कि तेजी आ रही है। अब हम बात करते हैं GDP फोरकास्ट की या GDP से संबंधित आंकड़ों की। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में जो हमारा GDP रहा उसकी दर रही 8.7%। वहीं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है मतलब 2022-23 उसमें जो संभावना व्यक्त की गई है वह कितनी है, 7% की। जबकि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसमें यह बात कही गई है कि जो GDP होगा वह 6% से 6.8% के बीच में होगा, जिसमें बेस लाइन के बारे में इन्होंने ये बात की है कि वह कितना होगा, 6.5%। वहीं अगर हम इसकी तुलना अन्य संस्थाओं के द्वारा दिए गए प्रोजेक्शन से करते हैं, संभावनाओं से करते हैं GDP ग्रोथ के मामले में, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लगभग ये प्रोजेक्शन जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दी गई जो प्रोजेक्शन है उसके आसपास है। अब हम बात करते हैं अंतिम के 25 वर्ष की, मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की, जिसमें अभी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, हमारा देश है। तो अमृतकाल के इस 25 वर्ष में भारत के GDP को काफ़ी बढ़ाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को बनाने के लिए और उसके साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर बात की गई, वहाँ ये बात की गई है कि सबसे पहले जो लाइसेंस है, इंस्पेक्शन है और कंप्लायंस है उसको क्या करना है, उसमें कमी लानी है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और माहौल हमारे यहाँ पर बन सके। उसके अलावा हमारे देश में ऊर्जा के मामले में जो ट्रांजिशन हो रहा है उस ऊर्जा ट्रांजिशन में जैसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें यह जरूर होना चाहिए कि जो नए ऊर्जा स्रोत होंगे उस ऊर्जा स्रोत का उपभोग देश का हर व्यक्ति करने में सक्षम हो, मतलब वो एफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और वायबल हो। साथ ही साथ यह भी जरूरी है हमारे देश के लिए कि हमें ऊर्जा जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है,
उसको भी बनाए रखना है, मतलब ऊर्जा के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना है और अपने एनर्जी ट्रांजिशन को भी आगे लेकर चलना है। फिर उसके बाद ये है कि अगर हम वाकई में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा करना चाहते हैं, औद्योगिकरण को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर यह होना चाहिए कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उस पर सरकार को एक ठोस नीति लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ यह भी जरूरी है कि एजुकेशन और स्किल इन दोनों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर यह बात इसलिए कही जा रही है कि पिछले सदी की तुलना में इस सदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पर काम करना काफ़ी जरूरी हुआ है, इसलिए कि भले ही अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में हों, मतलब ये कि हमारे यहाँ युवा लोग ज़्यादा हैं, लेकिन 2040 के बाद यह आबादी बूढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो वृद्धों से संबंधित समस्याएं होती है उसको कैसे दूर करें, उससे भी संबंधित शिक्षा के प्रावधान होने चाहिए। उसके अलावा जो मानसिक तनाव लोगों में बढ़ रहे हैं उसको भी कैसे दूर करें, कम करें, उससे भी संबंधित शिक्षा की नीति होनी चाहिए। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, यह भी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से संबंधित है, इससे संबंधित भी शिक्षा आगे आने वाले जनरेशन को दी जानी चाहिए। और फिर बात होती है किसकी? नारी शक्ति की। नारी शक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आधी आबादी है, इस आधी आबादी को बेहतर मानव संसाधन बनाने के लिए भी सरकार के पास बेहतर नीति होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक महिला के पास दो कार्य जो होते हैं, जैसे एक या तो वह कार्य करे, नहीं तो वह गृह कार्य करे, अपने परिवार को देखे। तो सरकार को एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें कि यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि उसको दोनों में से किसी एक विकल्प को नहीं चुनना है, बल्कि दोनों विकल्प को चुनना है। इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में महिलाओं के योगदान में भी वृद्धि होगी और ओवरऑल हमारे जीडीपी में भी वृद्धि होगी। और फिर अंतिम में यहाँ पर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि एक गुड गवर्नेंस का माहौल बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जिन मुख्य मुद्दों की बात की गई है, जो तस्वीर पेश की गई है, उस तस्वीर को आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में लाया गया। आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम विस्तार के साथ आर्थिक सर्वेक्षण के हर एक चैप्टर के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.